हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है डीएनए के बारे में और बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ठीक है। तो आज हम डीएनए को पढ़ने वाले हैं और डीएनए को कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि हम छोटा मोटा ओवरव्यू कर देंगे और बस शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे या एक बस रिव्यू होगा, ऐसा नहीं है। हम इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं और इसे कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। ये सबको पता है लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि डीएनए इज़ अ मॉलिक्यूल इन विच ऑल लाइफ प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड, ठीक है। तो अब इस बात का क्या मतलब है? हमने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा जूम इन करेंगे। डीएनए जिसके बारे में भी हमने टोटल पढ़ना है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल है, उसमें होता क्या है उस मॉलिक्यूल में? उसमें सारे लाइफ के प्रोग्राम जो हैं वो स्टोर हुए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस बात का बेसिकली मतलब क्या है? इस बात का मतलब हम ऐसे समझेंगे, देखें डीएनए का हम थोड़ा सा ना एक सरसरी सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब हम उसको डिटेल में नहीं बना रहे, बस हम छोटा मोटा बनाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक डीएनए, सबको पता ही है ऐसा होता है, ठीक है। ये होता कहाँ पे है वो डीएनए? डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस किस चीज़ के अंदर होता है? न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। ये है सेल। ये है न्यूक्लियस और ये है डीएनए, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो डीएनए बिल्कुल एक डीप जगह में पड़ा हुआ है सेल के अंदर, ठीक है। और ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स कंबाइन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। एलिमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं, वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इससे एक बात तो ज़ाहिर हो गई कि डीएनए बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स से बन के एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। दूसरा कि इसमें लाइफ प्रोग्राम स्टोर है। लाइफ प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ही डीएनए होगा, इसमें सारे लाइफ के प्रोग्राम स्टोर है। मतलब कि एक इंसान के बाल, वो भी इसमें हिस्सा स्टोर है कि कैसे बनेंगे, कैसे बनाना है आगे उसको, ठीक है। इसमें प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर वो प्रोग्राम पूरा फॉलो किया जाए तो अगली चीज़ बन जाए, ठीक है। तो हेयर का पूरा प्रोग्राम इसमें स्टोर है। आगे इसके ऊपर वर्क होगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बन जाएंगे और हेयर पूरा बन जाएंगे, ठीक है। इसी एक डीएनए में नोज़ का प्रोग्राम भी स्टोर है। इसी में आइज़ का प्रोग्राम भी स्टोर है। इसी में लिप्स जो है हमारे, उसका प्रोग्राम भी स्टोर है। फिर हैंड्स का भी है, फीट्स का है, फिर आगे क्या आ गया, ब्रेन का है, लीवर का है, किडनीज का है। मतलब हर चीज़ का प्रोग्राम इस एक डीएनए में स्टोर है। अब इसमें वो प्रोग्राम किस तरह स्टोर होता है, किस सूरत में स्टोर होता है? वो प्रोग्राम स्टोर होता है जीन के तौर पे, ठीक है। जीन, आपने सुना ही होगा कि जीन एक्सप्रेशन, डीएनए ये जीन एक्सप्रेस करता है। तो इसका भी मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें एक डीएनए में कितने जीन्स होते हैं, ठीक है। डीएनए में एक डीएनए में 30,000 अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये जीन्स अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, मतलब 30,000 अलग अलग तरह की चीज़ें बन जाती हैं एक प्रोटीन से, ठीक है। एक जीन फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस का मतलब कि अब इस डीएनए में अगर ये डीएनए आ गया, मेरे जो हाथ का डीएनए, ठीक है,
ये हाथ का डीएनए स्किन ही बनाता है। ये नहीं हुआ कि यहाँ पे आँख उग गई, आँख बन गई यहाँ पे एक, या फिर यहाँ पे नोज़ बन गई, नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्किन बन रही है नॉर्मल, ठीक है। ऊपर ये पूरा स्किन बनी जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और बन गया हो। ये हड बोन्स है, जो नकल बोन्स है हमारी, जो अब इधर ये बोन बन रही है, ये नहीं कि यहाँ पे एक आँख बन जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो डीएनए है, यहाँ पे जो डीएनए है वो सिर्फ बोन का ही एक्सप्रेस कर रहा है, जीन, बोन का जीन ही एक्सप्रेस कर रहा है, ये नहीं कि वो आँखों का जीन एक्सप्रेस कर रहा है। अगर ये वाला डीएनए जहाँ पे आँखों का जीन एक्सप्रेस करेगा वहाँ पे हमारी आँखें बन जाती हैं, जहाँ पे बोन का जीन एक्सप्रेस करे तो बोन बन जाती है। एक्सप्रेस का मतलब दिखाना बस, या वो वाला शो करना। वो डीएनए सिर्फ ये वाला प्रोग्राम शो करता है कि बोन वाला, और बोन बन जाती है, ठीक है। वहाँ पे आँख नहीं बनती, समझ आ गया? तो ये तरीक़ेकार है, ये इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, जो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ होता है जीन एक्सप्रेशन। कई दफ़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब कि जहाँ पे डीएनए है उसने ये वाला प्रोग्राम दिखा दिया बस। अगर उसने वहाँ पे बोन बनानी है तो उसने बोन का प्रोग्राम दिखा दिया, तो अब यहाँ पे बोन का ही प्रोग्राम शो हो रहा है। अब ये इस एरिया में बोन का नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे मसल आ रहा है, यहाँ पे मसल का शो हो गया, ठीक है। ये नेल्स का यहाँ पे प्रोग्राम आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ नेल्स बन गए। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ और बन गया हो या पूरी स्किन बन गई हो। डीएनए सिर्फ बोन नेल्स का ही जीन एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह जो है, इसमें लाइफ प्रोग्राम स्टोर है सारा, जीन की फॉर्म में। तो ये मॉलिक्यूल है जिसमें लाइफ का प्रोग्राम स्टोर है, ठीक है। अब आप सब लोग को समझ आ गया होगा कि और लाइफ प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड का क्या मतलब हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करें, कमेंट में मैं देखूंगा, उस हिसाब से जो जिसको नहीं समझ आया होगा मैं और डिटेल में और अलग तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अभी तक मुझे लग रहा है कि इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट है मॉलिक्यूल, ये हमारा इस लेक्चर का मेन फोकस है। मॉलिक्यूल जो है, अगर हमने इसको समझना है कि मॉलिक्यूल क्या है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये रहा इसका मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलिए, जीन एक्सप्रेशन तो हमें समझना चाहिए कि हमें पता चले कहाँ का क्या फॉर्म हो रहा है। तो मॉलिक्यूल इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये कि चलो, ये बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सही है। तो इस तरह केमिस्ट्री का बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए तो पढ़ना चाहिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंस भी है अब इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो देखें कि ये डीएनए हमारी बॉडी में है किस मिकदार में, ठीक है। ये आप पहले समझे कि किस तरह की ख़ास चीज़ है, ठीक है। ये हमारा डीएनए है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें आप लोग को बताने लगा हूँ, ओवरव्यू देने लगा हूँ बिल्कुल बस, और डिटेल नहीं है इतनी डिटेल, हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल पे पहुँचेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। डीएनए की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 2 मीटर्स। अब एक डीएनए की लेंथ 2 मीटर होती है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, अब 2 मीटर कितनी लंबी चीज़ है, हमारी हाइट ही 2 मीटर नहीं होती, तो एक डीएनए 2 मीटर का कैसे है, ठीक है। कितनी सोचने वाली बात है। चलो, हमारी बॉडी में 100 डीएनए भी हों तो 2 मीटर्स के हों, तो सोचें कितनी जगह ले रहे हैं। और हमारी हाइट ही, हर किसी की हाइट 2 मीटर नहीं होती, किसी किसी की 2 मीटर से ऊपर भी होती है। मतलब एवरेज आप देख लें 2 मीटर या उससे नीचे ही होती है। तो मतलब हमारी हाइट जितनी ही डीएनए की भी लेंथ है, जितनी लेंथ एक इंसान की है उतनी लेंथ डीएनए की है। उसके बावजूद ये बॉडी में स्टोर है और नज़र नहीं आता, ये कैसे हो रहा है, सही है। इस वजह से हमें स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, सही है। दूसरी चीज़ ये कि चलो 2 मीटर का है, 100 होंगे बॉडी में, कहीं ना कहीं स्टोर हो गए होंगे घूम फिर के, 100 नहीं तो 1000 होंगे, ठीक है। लेकिन अब डीएनए होता है किधर है, आपको पहले बताया, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब सेल कितने हैं बॉडी में? 100,000 तो नहीं है ना। अब आपको ये भी बताता हूँ सेल कितने हैं बॉडी में। टोटल सेल इन द बॉडी, टोटल सेल कितने हैं बॉडी में? 37 ट्रिलियन
अब देख लें कितने ज़्यादा सेल है बॉडी में, 37 ट्रिलियन। और हर सेल में डीएनए लाजमी है हर सेल में डीएनए, ठीक है। तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल में डीएनए भी लाजमी है, तो मतलब मिनिमम 37 ट्रिलियन डीएनए तो हो गए हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इतने ज़्यादा डीएनए 2 मीटर की लेंथ वाले कैसे स्टोर है बॉडी में, क्या स्ट्रक्चर है इनका जो ये स्टोर हो गया हुआ है, ठीक है। कितनी हैरानी की बात है, कितनी ख़ास बात है, पता होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई, चलो सेल के अंदर कितने होते हैं डीएनए टोटल। वन सेल इंक्लूड 46 डीएनए। अब देख लो 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर हर सेल के अंदर 46 डीएनए है, ठीक है। तो टोटल डीएनए कितने हो गए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन होते हैं, हर बॉडी में 37 ट्रिलियन नहीं है पर एवरेज है ये, ठीक है। और 46 गारंटी के साथ हर सेल में होते हैं, लेकिन 37 ट्रिलियन एवरेज है। तो एवरेज इन कितने डीएनए हो गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 ट्रिलियन को 46 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा। मैं पहले ही कर चुका मल्टीप्लाई क्योंकि लेक्चर बनाना था, तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। 1.7 क्वाड्रिलियन डीएनए इन वन ह्यूमन बॉडी। देखिए कैसी हैरानी की बात है ये, ठीक है, कि 1.7 क्वाड्रिलियन डीएनए है एक ह्यूमन बॉडी में। इस एक डीएनए की लेंथ 2 मीटर होती है, 2 मीटर। और कैसे स्टोर है ये पूरी बॉडी में, इतने ज़्यादा डीएनए स्टोर हैं, और हैरानी की बात है नज़र भी नहीं आते, क्या स्ट्रक्चर होगा इनका जो ये शो नहीं हो रहे। तो एक चीज़ आप लोगों को पता ही होगी, मैं दोबारा बताया, तो डीएनए मेन बनता न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो एक डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ट्वेल्व बिलियन ऑलमोस्ट न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन वन डीएनए। तो देख लें एक डीएनए के अंदर 12 बिलियन न्यूक्लियोटाइड है। अब 12 बिलियन को 1.7 क्वाड्रिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो अब सोचें कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, मतलब हमारी बॉडी भरी हुई है न्यूक्लियोटाइड से, भरी हुई है डीएनए पूरे से, ठीक है। समझो हमारी 1.7 क्वाड्रिलियन डीएनए तो है ना, इससे हमारी बॉडी भरी पड़ी है, तो हम क्यों ना इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना, ठीक है। तो इसलिए अब हम शुरू करते हैं, एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लें डीएनए का स्ट्रक्चर। अब एक डीएनए जो है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर लेंथ होती है। और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने सेल होते हैं, 37 ट्रिलियन सेल। एक सेल के अंदर 46 डीएनए होते हैं, और 46 डीएनए अगर एक सेल में हो तो हमें 37 को 46 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमारा आंसर आएगा 1.7 क्वाड्रिलियन डीएनए इन वन ह्यूमन बॉडी। और एक डीएनए की 2 मीटर लेंथ है, तो ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है हमारी बॉडी में, कैसे इतने सारे डीएनए पड़े हैं हमारी बॉडी में और हमें नज़र भी नहीं आ रहे। तो चलें इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो अगर हमने इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चरल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी वो थी इसकी फंक्शनल डेफिनेशन, कि ये है कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये फंक्शन क्या करता है, सारे लाइफ प्रोग्राम स्टोर करके रखता है, फिर आगे इसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जीन एक्सप्रेस होता है, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। अब हमने इसके स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। तो वो क्या है, डीएनए इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, न्यूक्लियोटाइड्स। तो
अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि एक सीधी लाइन है, लीनियर लाइन है, ठीक है, ऐसे एक डीएनए ऐसे एक लीनियर लाइन में अरेंज, तो सीधी लाइन हो जैसी भी लाइन हो एक लीनियर पैटर्न में अरेंज है। पॉलीमर का क्या मतलब हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। पॉलीमर का मतलब होता है स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, बी है, सी है, फिर ए, फिर बी, सी, फिर ए बी आ गया, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या मतलब है रिपीटिंग यूनिट्स का, देखें एक दफ़ा ए आ गया ना इस लाइन में, ये समझो कि सारे अटैच हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक लीनियर लाइन में अटैच है, ठीक है सारे। देखिए एक दफ़ा ए आ गया ना इधर, तो दोबारा फिर ए आ गया, यहाँ पे फिर से ए आ गया, मतलब एक ही लाइन में 3 दफ़ा ए आ गया, तो मतलब ये बार बार यूनिट रिपीट हो रहा है। तो जब कोई यूनिट इस तरह बार बार रिपीट हो एक लीनियर पैटर्न में तो हम कहते हैं कि ये पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर किस चीज़ का है, डीएनए मतलब एक पॉलीमर है, मतलब इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, वो चीज़ क्या है, न्यूक्लियोटाइड। किस चीज़ का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। मतलब डीएनए एक लीनियर चीज़ है, लाइन जैसी है, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो बार बार बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है तो यहाँ भी वही सेम हो सकता है, यहाँ भी वही सेम हो सकता है, यहाँ भी वही सेम हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें इस सब चीज़ों का पता हो तो हमारा स्ट्रक्चर इधर ही ख़त्म हो जाता है। लीनियर का मतलब पता चल गया, पॉलीमर का पता चल गया, अब न्यूक्लियोटाइड का नहीं पता चला, मतलब हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, शायद आप लोगों को पहले से पता हो, ठीक है। होते कितने हमारी बॉडी में 12 बिलियन। तो अब हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अगर हमने इसको आगे समझना है। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करना होगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। सबसे पहली चीज़ न्यूक्लियोटाइड में चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब न्यूक्लियोटाइड एक चीज़ है जिसमें जो डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा है, 12 बिलियन है एक डीएनए में, ठीक है। तो इसका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये पता चल गया तो हमें सब कुछ पता चल गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ पहले कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना होता है, ठीक है। पहली चीज़ है नाइट्रोजनस बेस, दूसरी चीज़ है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और तीसरी चीज़ है फॉस्फेट ग्रुप। तो अब ये तीन चीज़ों से बनता है, ठीक है। इन 3 चीज़ों से न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हमें पता चल जाए 3 चीज़ों का स्ट्रक्चर क्या है तो हमें समझ आ जाएगा। बस इसका नाम पता होना काफ़ी नहीं है कि नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट्स है। इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हम क्योंकि है ही स्ट्रक्चर का लेक्चर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और अगर हमें इसका स्ट्रक्चर पता चल जाए तो हमें पूरा न्यूक्लियोटाइड का पता चल जाएगा। मतलब नाइट्रोजनस बेस का, डीऑक्सीराइबोस का और फॉस्फेट का, ये सारे तीनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो हमें नाइट्रोजनस बेस का ही पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोस का ही पता होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप का पता होना चाहिए, और ये आपस में कैसे मिलते हैं। अगर ये सब चीज़ें हमें पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलके डीएनए बनाते हैं। मतलब लीनियर पॉलीमर है ना डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, जैसे कि हमने इधर पढ़ा कि डीएनए इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमर से न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता होना काफ़ी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए कि कैसे अरेंज हुआ है वो लीनियर लाइन में, पॉलीमर कैसा बना है उसका, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, ठीक है। पहली चीज़ क्या आ गई इसमें, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस स्पेलिंग थोड़े ऊपर नीचे हो गए। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ नाइट्रोजनस बेस के बारे में कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं क्या, दे आर
नाइट्रोजन containing कार्बन रिंग्स, मतलब ये ऐसे कार्बन रिंग्स हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है। ठीक है, अब हम उसकी वो डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन हम बेसिक बात उसके बारे में करेंगे जो हमारे डीएनए के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये, नाइट्रोजन स्पेस के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन स्पेस। ठीक है, एक है प्यूरीन, एक है पायरिमिडीन। ठीक है, 2 टाइप के नाइट्रोजन स्पेस हैं, इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, और ये कैसे डीएनए बनाने में हेल्प कर रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि प्यूरीन जो है ये, इसमें 2 रिंग्स होते हैं, 2 रिंग स्ट्रक्चर है, और पायरिमिडीन 1 रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 2 रिंग, ये 1 रिंग। ठीक है, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अब प्यूरीन एक अलग चीज़ है, पायरिमिडीन एक अलग चीज़ है। ठीक है, प्यूरीन कौन कौन से हैं बॉडी में। एडेनिन, सबको पता होगा एडेनिन क्या है। गुआनिन, ये 2 टाइप के प्यूरीन्स हैं। ठीक है, और पायरिमिडीन कितने टाइप के हैं। साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। ठीक है, अब 2 तरह के प्यूरीन होते हैं और 3 तरह के पायरिमिडीन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ये नाइट्रोजन स्पेसिस लगते हैं। ठीक है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो नाइट्रोजन स्पेसिस कैसे लगेंगे वहाँ पे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये नाइट्रोजन स्पेसिस बनते कैसे हैं। पहले नाइट्रोजन स्पेसिस भी बने होंगे ना कहीं से, ये तो नहीं कि सीधा आ जाते हैं। अब ये एडेनिन एक नाइट्रोजन स्पेस है, गुआनिन एक नाइट्रोजन स्पेस है, साइटोसिन एक नाइट्रोजन स्पेस है, थाइमीन भी नाइट्रोजन स्पेस है, और यूरासिल भी। ठीक है, इनके अलग अलग चीज़ों में क्यों डिवाइड हुए हैं, क्योंकि इनका एक स्ट्रक्चर है ना, ये 2 रिंग स्ट्रक्चर है, 1 रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये मेडिकल वाले हर चीज़ को डिवाइड कर देते हैं और उनका नाम रख देते हैं अलग अलग, ताकि समझने में आसानी हो। हमारे लिए वो नेम्स मुश्किल होते हैं, उनके लिए बहुत ईजी होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड सबको पता है 300 तरह के होते हैं, और वो हम बॉडी में जो जितने प्रोटीन्स और ये चीज़ें होती बनाते हैं। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन स्पेस भी अमाइनो एसिड बना रहे हैं। अब हमें देखना होगा कौन कौन से अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्पेस, एक हो गया ग्लाइसिन, दूसरा हो गया एस्परेट, तीसरा हो गया ग्लूटामाइन। तो ये 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसका यूएसएमएल में भी, यूएसएमएल की बुक्स में भी है ये टॉपिक, इसको इम्पोर्टेंस दी गई है कि 3 तरह के अमाइनो एसिड है, ये एसेंशियल हैं, शायद क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, और ये बनाते हैं इन नाइट्रोजनस बेसिस को। ठीक है, अब अमाइनो एसिड किससे बनते हैं, एलिमेंट्स से बनते हैं डेफिनेटली। ये ग्लाइसिन वगैरह जो हैं, इनमें नाइट्रोजन है, कार्बन है। एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, वो तो स्टार्ट में जब बिग बैंग हुआ था तब के बन गए थे। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट उसमें एटम्स बने थे, एटम्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन होके वो बन गए वो एलिमेंट्स वगैरह बन गए। एलिमेंट्स कंबाइन होके कोई कभी कोई मॉलिक्यूल बनाते, कभी कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैसे उन्होंने किया, ग्लाइसिन बना दिया और एस्परेट बना दिया, और अमाइनो एसिड हमने उसका अलग से नाम रख दिया क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ग्लाइसिन का नाम अमाइनो एसिड रख दिया, इसका ग्रुप बना दिया कि अमाइनो एसिड है, क्योंकि उनमें अमाइनो ग्रुप होता है। बेसिकली ये वही एलिमेंट्स हैं जो स्टार्ट में आ गए थे, जो 111-12 जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हमने इसे क्यों बना दिया, क्योंकि इनके कार्बन रिंग्स में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड जो हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप लोग भी कहेंगे बहुत लंबी डिटेल होगी। तो अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन, एस्पेरेट और ग्लूटामाइन है, जो मिलके नाइट्रोजन स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन स्पेस को किससे कंबाइन होना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर से। ठीक है, फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनाना है ना, ताकि डीएनए बने, तो उसका हमने स्ट्रक्चर देखना है। तो दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, डीऑक्सी
राइबोस शुगर, ठीक है। अब ये क्या है, इसका भी कोई स्ट्रक्चर होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं आप। पहले हमें ये पता कर एक चीज़ याद कर लें कि डीऑक्सीराइबोस शुगर असल में किस चीज़ की टाइप है, ठीक है। ये असल में पेंटोस शुगर की टाइप। पेंटोस शुगर किसको कहते हैं, वो शुगर जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है, 5 कार्बन हो, जिसमें 5 कार्बन। तो मतलब डीऑक्सीराइबोस में पहली बात तो क्लियर होगी कि 5 कार्बन होंगे, ठीक है। पर अब ये पेंटोस शुगर में डीऑक्सीराइबोस है तो कोई दूसरा भी है, हाँ जी बिल्कुल दूसरा भी है। 2 टाइप्स के हैं, राइबोस है, दूसरा है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। एक राइबोस है और एक डीऑक्सीराइबोस है। तो अब राइबोस कैसा होता है, डीऑक्सीराइबोस, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ऑक्सीजन एटम इनमें लाजमी होता है, ठीक है, साथ में कार्बन 1 होता है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 होता है, और 5वां कहाँ गया, 5वां इधर होगा, ठीक है, C5। 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब ये राइबोस से डीऑक्सीराइबोस में फ़र्क क्या होगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है इनमें, इन कुछ तो फ़र्क है लाजमी। अब इस राइबोस को आप लोग डीऑक्सी कर दें, मतलब एक ऑक्सीजन निकाल दें, ठीक है। एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन निकाल दिया, इधर सिर्फ हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये सीधी सीधी बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, ये देखें, इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं यहाँ पे। अब इतना लंबा तो हमने हर दफ़ा नहीं बनाना। ये आ गया हमारा डीऑक्सीराइबोस, 5 कार्बन इधर लगा देते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे डीऑक्सीराइबोस हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या कार्बन 3 लिख लें, ज़रा शॉर्ट फॉर्म में करके बनाते हैं, ठीक है। अब ये आ गए हमारे डीऑक्सीराइबोस, हमें पता चल गया डीऑक्सीराइबोस क्या है, और ये हमारे आगे इधर, ठीक है। अब हमने करना क्या है, डीऑक्सीराइबोस अकेला तो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, तो नाइट्रोजनस बेसिस कैसे ऐड होते हैं, कहाँ पे ऐड होते हैं, ठीक है। ये हमारे आगे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये आ गया फॉर एग्जांपल एडेनिन, ये आ गया गुआनिन, ये आ गया साइटोसिन, ये आ गया थाइमीन, ठीक है। तो ऐसे जो है ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये इसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, ऐसे सीधी लाइन में होता है, ठीक है। अब ये है क्या, इनका नाम चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट वगैरह सारे नाम रखी जा रहे हैं, डॉक्टर्स नाम रख रहे हैं, जो अमेरिकन। तो जैसे एडेनिन नाम था इसका, इसका गुआनिन था, इसका साइटोसिन था, इसका थायमीन था, वो अकेले होते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस अकेला हो तो उनका ये नाम है, लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोस साथ मिल जाए तो उसका एक अलग नाम हो जाता है, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या नाम कर दिया, एडिनोसिन, ठीक है। इसका नाम क्या कर दिया उन्होंने, गुआनोसिन, जब ये शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस मिल जाए तब। और इसका इन्होंने अजीब सा नाम रख दिया, पिछले से मैच नहीं हुआ, साइटाडीन, ठीक है। और थायमीन का इससे मैच हो रहा है, थाइमिडीन। तो इन्होंने ये अलग अलग ये नाम इनके बन गए, मतलब नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ कंबाइन हो जाएगा, एडेनिन होगा तो एडिनोसिन, गुआनिन होगा तो गुआनोसिन, साइटोसिन होगा तो साइटाडीन, और थाइमीन होगा तो थाइमिडीन, ठीक है। अब ये ग्रुप जो था इसका नाम तो नाइट्रोजनस बेस था, एक का था पायरिमिडीन, एक का था प्यूरिन। अब इस ग्रुप का एक अलग से नाम होगा डेफिनेटली। अब वो क्या नाम होगा, वो इस ग्रुप का नाम है अब न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया,
न्यूक्लियोसाइड हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था डीएनए बनाने के लिए? डीएनए बनाने के लिए हमें चाहिए था लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास कैसा पॉलीमर बना हुआ है? एक लीनियर, ये पूरा एक बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड। तो क्या चीज़ इसमें रहती है? नाइट्रोजन स्पेस आ गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर आ गया, तो क्या रह गया? कहाँ पे हमने बनाया था? हाँ, ऊपर ही बना हुआ है। नाइट्रोजन स्पेस आ गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर आ गया, अब रह गया फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ, ठीक है। तो चलिए अब इसके साथ हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे हम जाके ऐड करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या ऐड होने वाली है यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारे पास अभी तक क्या आया हुआ था? C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप इसमें कहाँ पे होता है? C5 के साथ लगा होता है, ठीक है। बस फॉस्फेट ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाता है, बस, और कुछ फ़र्क नहीं इसमें आता, ठीक है। और ये एडेनिन के साथ, एडेनिन है, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ये हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो अब ये क्या बन गया? इसका नाम है अब ATP, ठीक है। ये आपने बहुत नाम सुना होगा, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ATP बन गया। दोबारा हम बनाते हैं अपना ये, अब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। ये एडेनिन लगा था, इसके साथ साथ गुआनिन लग गया, इसके साथ साइटोसिन लग गया, इसके साथ थाइमिन लग गया, ठीक है। और क्या, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। अभी इसका फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं, इधर भी फॉस्फेट ग्रुप लग गया, इधर भी फॉस्फेट ग्रुप लग गया। अब ये क्या बन गया? वो बन गया था एडेनिन के साथ लग के ATP, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, फुल फॉर्म इसका ये ATP है। बाकियों का मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूँगा। और ये गुआनोसिन इसके साथ मिलके क्या बनेगा? GTP। साइटोसिन क्या बनेगा? CTP। और थाइमिन क्या बन जाएगा? TTP, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों चीज़ें मिल गई जो हमने पिछले में डिस्कस की थी। वो क्या थी? नाइट्रोजन स्पेस, डीऑक्सीराइबोस, फॉस्फेट ग्रुप। तो तीनों मिल गए, अब ये बना। अब इस ग्रुप को अब हम क्या कहेंगे? हमारा सारा कुछ बन गया है, तो अब ये ग्रुप कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हमारी सारी की सारी चीज़ें बन गई हैं। नाइट्रोजन स्पेस, डीऑक्सीराइबोस, फॉस्फेट ग्रुप मिल गया, सारा कुछ एक साथ मिलके हमारा न्यूक्लियोटाइड तैयार हो चुका है, ठीक है। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसे हमारे पास अब न्यूक्लियोटाइड आ गया, ठीक है। अब इसे एक दफ़ा रिवाइंड कर लेते हैं, एक दूसरे पेज से आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? डीएनए बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मतलब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है? तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन स्पेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन स्पेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन में क्या आते हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। और प्यूरिन और पायरिमिडीन बनते किससे हैं? अमाइनो एसिड से। कौन से तीन एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिससे प्यूरिन और पायरिमिडीन बनते हैं? ग्लाइसिन, एस्परेट और ग्लूटामाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर होता क्या है असल में? वो एक ग्रुप के अंडर आता है जिसका नाम है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या है? वो रिंग जिसमें 5 कार्बन हो, वो शुगर जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या फ़र्क है? राइबोस शुगर में
5 कार्बन होते हैं और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, इसमें बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम होता है, सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है। अब जब डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजन स्पेस में एडेनिन मिल जाए तो क्या बनता है, एडिनोसिन। गुआनिन मिल जाए तो क्या बनता है, गुआनोसिन। साइटोसिन मिल जाए तो क्या बनता है, साइटिडीन। और डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ थाइमिन मिल जाए तो क्या बनता है, थाइमिडीन। ठीक है। और इन चारों को हम क्या कहेंगे फिर, न्यूक्लियोसाइड। मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजन स्पेस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। पर डीएनए बनाने के लिए हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इन दोनों के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, जैसे ये एडेनिन है, इसके साथ क्या ऐड किया हमने, डीऑक्सीराइबोस, ये तो ऐड है, और फॉस्फेट ऐड किया तो क्या बन गया, एटीपी। इसी गुआनोसिन के साथ फॉस्फेट ऐड किया तो बन गया जीटीपी। साइटाडीन के साथ ऐड किया फॉस्फेट तो बन गया सीटीपी। और थाइमिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो क्या बन गया, टीटीपी। और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन क्या है कि हम डिस्कस करें कि न्यूक्लियोटाइड्स एक लीनियर पॉलीमर में कैसे अरेंज होते हैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखें, ये डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये आ गया कार्बन 5 और ये आ गया फॉस्फेट। ठीक है। ये कार्बन 3 आ गया, इसके साथ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। नीचे क्या आ गया, ऐसे ही हम एक बेसिस बनाते हैं सारी। ठीक है। ये एडेनिन है, फिर आ गया C1, C2, C3, C4 और C5, और यहाँ पे लगता है एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। फिर यही आ गया नीचे C1, C2, C3, C4, C5, यहाँ पे लगता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे लगता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। और एक और हम नीचे बना लेते हैं, हम 4 की एग्जांपल ही लेंगे। ये C3, C4, C5, यहाँ आ गया फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। C3 पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। ठीक है। तो अब देखें, अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, इसे एक लीनियर पॉलीमर बनना है, तो इससे न्यूक्लियोटाइड, सॉरी यहाँ पे रह गया हमारा गुआनिन, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो कुछ और बन गया था। अब इनको अगर आपस में कनेक्ट होना है तो लाजमी कोई ना कोई बॉन्ड होना चाहिए जिसके थ्रू ये कनेक्ट करें। ठीक है। ऐसे तो नहीं कि अब इस न्यूक्लियोटाइड को एक चेन बनना है, लीनियर पॉलीमर बनना है, तो इनको आपस में कनेक्ट तो होना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, नहीं तो डीएनए ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आपके बॉडी में इतने सारे डीएनए हैं, सारे इंटैक्ट पड़े हुए हैं, गर्मी लगे सर्दी लगे ऐसे टूट फूट नहीं जाते। तो क्या, कौन सा बॉन्ड है ये। ठीक है। ये बॉन्ड होगा सबसे पहले C5 वाला एरिया और ये C3 वाला एरिया, इसके दरमियान में होगा। ठीक है। इस बॉन्ड का क्या नाम है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जो इस जगह के दरमियान में होता है। ठीक है। C3, C5 और C3 के दरमियान में होता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है। और दूसरा है कि हमेशा ऊपर वाला हिस्सा C5 होगा और नीचे वाला हिस्सा C3 होगा हमेशा। ठीक है। तो हमने क्या कहना है कि ऊपर वाला हिस्सा 5 एंड है, नीचे वाला 3 एंड है हमेशा। तो डीएनए हमेशा बनता है 5 एंड से 3 एंड तक। सही है। ये चीज़ हमने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। दूसरी चीज़,
अब ये कि डी ये तो एक बन गया एक लीनियर पॉलीमर, लेकिन डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड में होता है, ये बात भी नहीं भूलनी बिल्कुल, ठीक है। आपने सुना होगा डीएनए हमेशा अरेंज होता है डबल स्ट्रैंड में, तो वो डबल स्ट्रैंड में होता है हमेशा, सिंगल तो होता नहीं है। तो हमें दूसरा स्ट्रैंड भी बनाना पड़ेगा इसके साथ और उसको आपस में कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके हमारा बनेगा। दूसरी चीज़ ये कि अब डीएनए के बारे में एक दो चीज़ें हम और समझ लेते हैं जो हमने पहले नहीं समझी। पहली चीज़ तो ये है कि डीएनए है लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये मेन स्ट्रक्चर है। दूसरा ये डबल स्ट्रैंडेड होता है हमेशा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड कभी भी नहीं होता, हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और ये हमेशा बनता है 5 to 3 अरेंजमेंट होती है इसकी, ठीक है। एक 5 पॉइंट से 3 पॉइंट, मतलब 5 कार्बन से 6, ऊपर वाला पॉइंट जो होता है वो 5 होता है, नीचे वाला 3, मतलब ऊपर 5 कार्बन आएगा हमेशा और नीचे 3 कार्बन, ठीक है। तो अब जब इसके साथ इसने अटैच होना है, अब हमने दूसरा स्टैंड भी अटैच करना है ना, ऐसे लीनियर पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का, मतलब डबल स्टैंडेड होता है, वो बात हमने पहले नहीं की, अब हम बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ये पॉइंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। एक लीनियर पॉलीमर जो है वो तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन 2 डीएनए स्ट्रैंड होते हैं हमेशा। हमने जो पहले डिस्कस किया, हमने एक डीएनए के बारे में समझना था ना पहले, तो अब 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, ठीक है। हमेशा ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये हमेशा एक साथ जुड़ा होता है। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। जो 2 मीटर डीएनए है ना, 2 मीटर का डीएनए, वो बॉडी के अंदर ऐसे नहीं स्टोर हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड की तरह, वो डबल स्टैंडर्ड हमेशा रोल होके पूरा मतलब कंडेंस होके स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका हम दूसरा स्टैंड भी साथ बनाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टैंड हम बना रहे हैं ये पहले क्या आता है, एडेनिन, फिर गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, साथ इसका फॉस्फेट ग्रुप आ गया। फॉस्फेट मतलब 5 एंड, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 3 एंड, ये फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और ये कौन सा एंड आ गया, 5 एंड, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि 5 से 3 एंड होता है। पर एक और चीज़ डीएनए के बारे में जो नहीं हमारे सामने आ गई कि डीएनए के स्ट्रैंड्स, वो डीएनए स्ट्रैंड्स और एंटी पैरेलल, ठीक है। मतलब ये डीएनए ऐसे है, ये डीएनए ऐसे है, ठीक है। अगर हम इसे देखें उल्टा करके, तो असल में ये 5 एंड से ही स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म 3 पे हो रहा है। और इसको अगर हम देखें तो ये 5 एंड से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब अपनी तरफ से दोनों ही सीधे हैं, दोनों अपने आप को सीधा समझ रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र में एक है कि एक इस तरफ को है और ये इस तरफ को है, एंटी पैरेलल है। पर 5 से 3 वाली बात इनकी गलत नहीं होगी, वो 5 से 3 में ही बन रहे हैं, मतलब एक डीएनए ऐसे, दोनों ऐसे हैं ना, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन दोनों का ढक्कन पीछे, इसका ढक्कन पीछे लगा हुआ है, इसका ढक्कन भी पीछे ही लगा हुआ है। ये नहीं हम कह सकते नहीं इसका ढक्कन आगे लगा हुआ है और इसका पीछे, ऐसा नहीं है, दोनों का पीछे लगा है। ये वाला चलो इसमें ज़्यादा सही नज़र आ जाएगा कि दोनों का जो है ढक्कन पीछे ही लगा हुआ है, इसका भी ढक्कन पीछे लगा है, पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक का ऊपर लगा है दूसरे का पीछे, बल्कि ऐसा नहीं है। डीएनए में भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। ये इसकी इस तरह की अरेंजमेंट हुई हुई है जिस वजह से कि इतनी आसानी से बॉडी के अंदर फिट हो रहा है। तो हमने ये अरेंजमेंट याद रखनी है, ये नहीं हमने कहना कि ऐसा क्यों अरेंज हुआ है, ये बस अलग तरफ से ऐसे अरेंज हुआ है। हमने बस ये देखना है कि अरेंज हुआ क्यों है ऐसा, ठीक है। हमने बस ये देखना है कि किस तरह अरेंज हुआ है, हमने ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें आ गई कि बॉन्ड्स कितने नज़र आ गए हमें इसमें अभी तक। एक बॉन्ड हमारा आ गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पर ये दोनों स्ट्रैंड ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, इनके दरमियान भी लाजमी कोई ना कोई बॉन्ड बनना होगा जिससे ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इनके दरमियान का बॉन्ड बनाता हूँ मैं।
आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 2 लाइन बना दी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब ये लाइनें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पे साइड पे आप लोग को समझा देता हूँ। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है? ये है वीक बॉन्ड, सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है और ये होता है इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान। और मतलब दूसरी ये कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं किसके दरमियान, एडेनिन और साइटोसिन के दरमियान, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान होते हैं, 3H बॉन्ड गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान, ठीक है। तो इनके दरमियान ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। मतलब डीएनए जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़ते हैं तो वो जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, तो ये कभी भी नहीं टूटता, ठीक है। ये हमेशा ऐसे जुड़ा रहता है, बहुत सीवियर डैमेज हो जाए कभी तो टूटता है। और ये जो है ये है वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू जब ये आपस में ऐसे जुड़ता है तो नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू जुड़ता है, और यहाँ पे ये डीऑक्सीराइबो शुगर के बेसिस पे जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जुड़ता है एडेनिन और साइटोसिन के गुआनिन के दरमियान एक बहुत वीक बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है। दोनों वीक बॉन्ड है लेकिन इसमें ज़्यादा ही वीक होता है। मतलब ये है कि एडेनिन और गुआनिन जहाँ पे होंगे वहाँ पे वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वो जगह थोड़ी सी वीक होगी डीएनए की। अब डीएनए में जब रेप्लिकेशन होती है ना तो डीएनए अलग होता है, तो ये उस जगह से अलग होना शुरू होता है जहाँ जहाँ पे ये एडेनिन और सॉरी हमने गुआनिन बना दिया, एडेनिन और थायमीन है यहाँ पे, सही है। ये ए सी और ये थायमीन, एडेनिन और थायमीन के दरमियान हमेशा होता है। यहाँ पे भी हमने गलत लिख दिया, एडेनिन और थायमीन के दरमियान होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो एडेनिन और थायमीन जो इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला एरिया वीक होता है, तो यहाँ से डीएनए खुलता है और ओपन हो जाता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है और एक नया डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये वीक होता है उस एरिया को कहते हैं कि एटी रिच एरिया, ठीक है। यहाँ से रेप्लिकेशन के लिए डीएनए ओपन होता है और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेन अब हमें ये तो रेप्लिकेशन की बात है, इसको हम डिटेल में अलग पढ़ेंगे, लेकिन अब हमें मेन स्ट्रक्चर समझ आ गया। नाइट्रोजनस बेस जो है वो डीऑक्सीराइबो शुगर से मिलती है और फॉस्फेट ग्रुप से मिलती है, और टोटल बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में जो हैं अटैच होते हैं एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ब्रेक नहीं होता इजीली। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड में एग्जिस्ट करता है जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। इसी तरह इस वजह से और इनके दरमियान में एक बॉन्ड ज़रूर बनना है क्योंकि इन्होंने आपस में अटैच होना है। तो एडेनिन और थायमीन के दरमियान हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। क्या आगे बात आ गई अब डीएनए की, डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात ये होगी कि डीएनए लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है हमेशा। ये 5 to 3 बनता है हमेशा, 5 से 3 का बनता है, ये नहीं कि 3 से 5, ऊपर वाले से 3 और नीचे वाला 5, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और बोथ डीएनए स्ट्रैंड हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट बात थी डीएनए के स्ट्रक्चर की। अब ये सारा कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर का, अब इसमें सिर्फ एक लास्ट एक छोटी सी चीज़ रह गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि डीएनए में एक और चीज़ भी होती है कि डीएनए अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये है एक हमारा डीएनए, सही है। अब इस तरह डीएनए होता है, ठीक है। कोई डीएनए इस तरह का होता है, इसमें दरमियान में जगह थोड़ी है। एक डीएनए इसमें दरमियान में जगह थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये है एक उसका ग्रूव है डीएनए का। इसके स्ट्रक्चर की कुछ और बातें, ये डीएनए में ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। अब किसी ग्रूव में
इस ग्रुप में फॉर एग्जांपल इस डीएनए के ग्रुप में जो है ना 11 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इस डीएनए के ग्रुप में 10 न्यूक्लियोटाइड है, ज़्यादा छोटा ग्रुप है ना, क्या 10 न्यूक्लियोटाइड आ गए, ठीक है। और एक और डीएनए है, वो आपको दिखाता हूँ। वो अब इस तरह का है, उसका ग्रुप भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बन रहा था, अभी अचानक से ऐसे ऐसे बनने लग गया, ठीक है। ये भी ऐसे ऐसे करके बनने लग गया, ठीक है। जिग जैग सा एक पैटर्न बन गया इसका। और इसमें ज़्यादा खुला था क्योंकि ये पहले यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा था राइट हैंडेड, फिर हमने इसे लेफ्ट हैंडेड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक जिग जैग सा पैटर्न बन गया, ठीक है। और इस डीएनए में जैसे खुला, ये ज़रा खुला है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड थोड़े और ज़्यादा हो गए, ठीक है। 12 न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस तो है ना लाजमी। अब साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ नाम देना था, उन्होंने ये तो नहीं कि बस 12 न्यूक्लियोटाइड वाला डीएनए है, 11 न्यूक्लियोटाइड वाला, बस साइंटिस्ट इस तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड हैं एक साइड में और राइट हैंडेड स्टार्ट हो रहा है, सारे डीएनए जो है ना, पहली चीज़ याद रखें कि मोस्ट ऑफ द डीएनए इज राइट हैंडेड, ठीक है। मतलब राइट हैंडेड अरेंजमेंट है उसकी, राइट हैंडेड मतलब ऐसे राइट हैंडेड बन लेगा, ऐसे लेफ्ट हैंडेड बनता है, ठीक है। तो अगर ये राइट हैंडेड स्टार्ट हो रहा है, सारे राइट हैंडेड ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और किसी की लेफ्ट हैंडेड होती है, फिर वो ऐसे जिग जैग बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो राइट हैंडेड है और 10 न्यूक्लियोटाइड है, उसका नाम इन्होंने रख दिया है कि यह है बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड है और राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड लिख देता हूँ साथ में, और जिसमें 11 न्यूक्लियोटाइड है और राइट हैंडेड है, उसका इन्होंने नाम रख दिया ए फॉर्म, ठीक है। ये भी राइट हैंडेड है। अब ये वाला हिस्सा जो जिग जैग सा बन गया था, इसमें आते 12 न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा होते हैं, तो ग्रुप भी बड़ा हो गया। इसमें जिसमें कम न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं उसका ग्रुप छोटा, और जिसमें बिल्कुल थोड़े आ रहे हैं उसका ग्रुप और भी छोटा, ठीक है। जिसमें 12 न्यूक्लियोटाइड है और जिग जैग सा पैटर्न बन गया, उसका इन्होंने नाम रख दिया जी फॉर्म, ठीक है। तो बस ये एक फॉर्म के बारे में लास्ट बात थी इसमें डीएनए में, कि इसके फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। बाकी और सारा हमारा कवर हो गया, ठीक है। हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, नाइट्रोजन स्पेसिस के बारे में, डीऑक्सीराइबो शुगर, न्यूक्लियोसाइड, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेन चीज़ हमारी अब आ गई, वापस हम आते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए फिर एक मॉलिक्यूल है जिसमें सारे लाइफ का प्रोग्राम स्टोर होता है, ठीक है। अब हमें समझ आ गया होगा कि देखिए इतनी लंबी लेंथ का डीएनए, ठीक है, 2 मीटर की लेंथ का डीएनए और 1.7 क्वाड्रिलियन डीएनए है हमारी एक बॉडी में। इतना लंबा डीएनए कैसे स्टोर हो रहा है बॉडी में, ठीक है। इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखें इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया ना कि ये हमारे सामने आया कि इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ऐसे है, तो लेकिन ये थोड़ा से मतलब राउंडेड शेप में बना होता है, लेकिन अब ये स्टोर किस तरह होता है, ठीक है। हमारा न्यूक्लियस आ गया, किधर गया हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में कितने होने स्टोर डीएनए, न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है ना, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। तब इसमें स्टोर किस तरह होने हैं और कितने होने हैं, एक सेल के अंदर 46 डीएनए स्टोर होने हैं। बॉडी में कितने सेल होते हैं, 37 बिलियन। अब इसके अंदर स्टोर कैसे होगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि ये हमेशा डीएनए बॉडी में स्टोर होता है इन कंडेंस क्रोमेटिन फॉर्म। ये लिख लेते हैं कि बॉडी में स्टोर कैसे होता है। स्टोर्ड इन कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म। इस फॉर्म को कहते क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है।
डीएनए कंडेंस फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और उसका नाम है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारा एक डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे आ गया हिस्टोन। डीएनए हिस्टोन एक प्रोटीन है, ठीक है। डीएनए ऐसे लूप करता है ट्वाइस, 2 दफ़ा लूप किया, फिर 2 दफ़ा लूप किया, फिर 2 दफ़ा लूप किया, फिर ऐसे 2 दफ़ा लूप किया, ठीक है। ऐसे लूप कर करके स्टोन के इर्द गिर्द लूप करता है, ठीक है। ऐसे कंडेंस बन जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी इसे एक सेल के अंदर ये 46 डीएनए स्टोर होना है, ठीक है। तो अब इसकी ना 2 साइड्स बन जाती क्रोमेटिन से। यहाँ पे ना 46 डीएनए समझो ऐसे ना, हम इससे बनाते हैं। यहाँ पे 46 डीएनए ऐसे ना स्टोर हो जाते क्रोमेटिन फॉर्म में, छोटे छोटे बन के ऐसे कंडेंस होना शुरू हो जाता है ना, आपस में लूप कर जाते हैं स्टोन के इर्द गिर्द, और ऐसे 46 डीएनए स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है, एक कंडेंस फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा आपने देखा होगा कि क्रोमेटिन में होते हैं, तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि क्रोमोसोम में होते हैं। तो उसकी कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की ख़त्म करता हूँ, ठीक है। जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना, वो सुपर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। जब इसने मतलब डिवाइड होना है सेल ने, तो उसने सुपर कंडेंस्ड हो जाना है, ठीक है। वो कैसे, अभी नॉर्मली सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ये ना इस फॉर्म में पड़ा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, ठीक है, आरएनए बन सकता है। लेकिन जब डीएनए ने पूरे ने डिवाइड होना है, जो क्रोमेटिन में क्यों पड़ा हुआ है, जब आरएनए ने बनना है तो ट्रांसक्रिप्शन होएगी इसमें से और प्रोटीन वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, इसमें से निकल के और प्रोटीन बनते जा रहे हैं, तो ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इस सेल पूरे ने डिवाइड होना है, ठीक है, तब इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये इस तरह करके नहीं रहेगा, ये इस तरह करके बन जाएगा, ठीक है। एक साइड बन जाएगी इस तरह करके, दूसरी साइड बन जाएगी इस तरह करके, ठीक है। ऐसे 2 साइड्स बन जाएगी इसकी, ताकि ये आसानी से डिवाइड हो सके और डबल हो सके। ये इससे डबल हो जाए, ये 23 और जो है डबल होके यहाँ पे बन जाए 23 और 46 हो जाए। ये 23 अलग होके साथ 23 और बना लें और डिवाइड हो जाए 46 क्रोमोसोम का एक सेल बन जाए, ठीक है। तो जब इसका इस तरह के स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसका उन्होंने नाम रख दिया है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। एक एक ही चीज़ है, डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर है। एक का नाम उन्होंने रख दिया क्रोमेटिन, एक का नाम रख दिया क्रोमोसोम। क्रोमेटिन तब बना होता है जब वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। तब नॉर्मली हर टाइम डीएनए सेल के अंदर क्रोमेटिन फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। जब सेल ने डिवाइड होना है, डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है, तब माइटोसिस मियोसिस जब होनी है, तब उसने क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाना है, ताकि वो इजीली डिवाइड हो सके, माइटोसिस मियोसिस सारा कुछ हो सके, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाए, ठीक है, और 2 सेल बन जाए, ठीक है। तो इस तरह ना ये इस फॉर्म में इतने ज़्यादा डीएनए इसमें स्टोर होते हैं, ये इस तरह का छोटी छोटी सी चीज़ बन जाती है, उसके अंदर ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। फिर होता क्या है, ऐसे ही सेल बनते जाते हैं, एक सेल से दूसरा सेल, तीसरा, चौथा कर करके बहुत सारे बनते जाते हैं। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटोसाइट्स हैं, ये डिवाइड हो गए और ऐसे करके हमारा लीवर बन गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बनती जाती हैं बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए का बेसिक सारा स्ट्रक्चर हो गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर का क्या है, वो किस तरह स्टोर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे स्टोर होता है, क्रोमेटिन बन जाता है। पहले तो वो नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, वो तीनों कंबाइन होकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड सारे कंबाइन होके डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। फिर 2 डीएनए स्ट्रैंड आपस में मिल जाते हैं और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं और डीएनए बन जाता है। वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो हिस्टोन, इसका भी मैं नाम लिखता हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। हिस्टोन के अराउंड वो लूप करते हैं ट्वाइस और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रोमेटिन सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। सही इस तरह एक सेल के अंदर 46 डीएनए स्टोर हो जाते हैं और जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो वो क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाता है और सेल डिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो ये था डीएनए का टोटल स्ट्रक्चर, ठीक है।
क्रोमेटिन के बारे में हमने इतनी डिटेल में बात नहीं की। अब अगर इनमें से किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, काइंडली और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो मैं भी और स्टडी करके कहीं ना कहीं से आप लोग को वो चीज़ बिल्कुल क्लियर करूँगा। ठीक है, और अगर इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो हमने पढ़ी इस पूरे लेक्चर में, अगर इनमें से किसी चीज़ की आप पूरी डिटेल चाहते हैं कि जैसे क्रोमेटिन हो गया या कुछ और जिसकी मैंने इतनी डिटेल एक्सप्लेन नहीं की, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चीज़ की और डिटेल एक्सप्लेन कर दी जाए, यूएसएमएल के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाए, तो काइंडली आप कमेंट में कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं उसका लेक्चर भी बना दूंगा। ठीक है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।